હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. Hello बच्चों, hope you all are fine. I welcome you all again from entire family of आराध्या क्लासेस. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 तक ख़त्म कर लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 27. द क्वेश्चन नंबर 27 इज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 28 इज इंफॉर्मेशन ऑन चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स. तो सी, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरीज ऑलवेज द चार्ज. कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज चार्ज कैरी करते हैं. कैरी ऑलवेज सम चार्ज. ऑलवेज सम चार्ज. ये जो चार्ज कैरी करते हैं, दिस कैन बी आइदर पॉजिटिव, दिस कैन बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये जो चार्ज होता है वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सोल के. तो यहाँ पर मैं पॉजिटिवली चार्ज सोल लिखता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड सोल. नेगेटिवली चार्ज्ड सोल. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड सोल. तो अगर हम पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करें तो जो हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल के एग्जाम्पल हैं. वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि अगर हम Fe2O3.XH2O ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दूसरा है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज सोल की, तो जो मेटल के सोल्स हैं, मेटल के सोल्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गोल्ड का और जो सिल्वर का सोल है वो नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बेसिक डाइज हैं, हमारी जो बेसिक डाइज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है. अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेना है तो वो मिथिलिन ब्लू हो सकता है. मिथिलिन ब्लू, ये आपको याद रखने हैं, बराबर. बेसिक डाइज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है. और यहाँ पर अगर आप बात करें तो एसिडिक डाइज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है. यहाँ पर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में ईओसिन ले सकते हो. इसको हमने एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के अंदर देखा है, इसको हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर देखा है. अगर कुछ और पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वो भी पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है. और यहाँ पर अगर हम नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करें तो जो मेटालिक सल्फाइड सोल्स हैं, जो मेटालिक सल्फाइड सोल्स हैं वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये तो बात हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सोल किस तरीके के होते हैं या इनके एग्जाम्पल क्या है. आइए अब देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है. तो देखिए, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज the colloidal particles remain stable. The colloidal particles remains stable. अब समझना, यहाँ पर इक्वल चार्ज है, बराबर. कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है. अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज ऑन
एवरी कोलोइडल पार्टिकल है तो क्या होगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज, इक्वल एक जैसा ही चार्ज एवरी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर है तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, नो कोएजुलेशन, इनका कोएजुलेशन का कोई चांस नहीं होता है। अगर कोएजुलेशन का कोई भी चांस नहीं होता है तो यहाँ पर नो चांस ऑफ सेटलिंग, नो चांस ऑफ सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। समझो, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, अगर कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो इनके हमेशा कोएजुलेशन का कोई भी चांस नहीं होगा। अगर कोएजुलेशन का कोई भी चांस नहीं होगा तो ये कभी भी सेटल आउट ग्रेविटी की वजह से नहीं होने वाले हैं। क्लियर हो रहा है, बराबर। तो ये जो चीज़ है वो आपको कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है चार्ज की, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वजह से उसको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो दिखाता है, बराबर। आइए अब देखते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता कहाँ से है। ठीक है, इसी के ही अंदर क्वेश्चन में कंटिन्यू हो रहा है ये, बराबर। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज 3 रीजन से आता है, बराबर। 3 रीजन्स ऑफ चार्ज, 3 रीजन्स ऑफ चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो 3 रीजन से आता है। पहला है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पहला जो है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर हमें पूरा लिखना हो तो इट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स ऑलरेडी बताया हुआ है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स का। तो उस दौरान अगर मेटल किसी भी रीजन से खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, एड्जॉर्ब कर ले, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ऑलवेज कोलोइडल पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज एड्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज। जो दूसरा रीजन है दैट इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। ये बहुत ही कॉमन है, ये जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है बिकॉज ऑफ चार्ज। मोस्ट कॉमन रीजन है, मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है। और उसके बाद जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, याद रखो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप के चार्जेस कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर आ सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है वो आफ्टर प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होता है, वो आफ्टर सेकंड स्टेप देखने को मिलता है, बराबर। अब आइए एक एक रीजन का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने आपको इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स में बता ही दिया है। उस दौरान अगर मेटल के ऊपर किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन एड्जॉर्ब हो जाए तो उसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोला जाता है। इसकी वजह से ऑलवेज कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन के बारे में समझते हैं कि प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो सेकंड रीजन है दैट इज प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, बराबर। ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। तो देखो नाम से ही समझ में आता है कि कोई ना कोई चीज प्रेफरेंशियली मतलब एक्सक्लूसिवली एड्जॉर्ब होगी ओवर द अदर। अब प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से, बराबर, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव या तो पॉजिटिव दोनों में से कोई भी चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई भी कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो आ सकता है, बराबर। यहाँ पर चार्ज जो है वो ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है, जो चार्ज होता है ना वो किसकी वजह से होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से मीडियम के अंदर, बराबर। होता क्या है, जो आयन
एक्सेस क्वांटिटी में हो, सॉरी, जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस क्वांटिटी में हो, जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस क्वांटिटी में है वो, एंड प्रेसिपिटेट या तो कोलोइडल पार्टिकल, प्रेसिपिटेट या तो कोलोइडल पार्टिकल के बीच में जो आयन कॉमन होगा, बराबर, इनके बीच में जो आयन कॉमन होगा ना, वो कॉमन आयन यहाँ पर एडजॉर्ब होता है, वो कॉमन आयन यहाँ पर एडजॉर्ब होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बराबर। सपोज कीजिए कि मैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को, मैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को ऐड कर रहा हूँ KI के अंदर। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं AgNO3 को KI के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, क्योंकि इसके अंदर AgNO3 ऐड किया जा रहा है। तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है वो फॉर्म होगा। अब रूल क्या है? जो प्रेसिपिटेट है, बरोबर, या तो कोलोइडल पार्टिकल है, प्रेसिपिटेट और कोलोइडल पार्टिकल जो है उसके और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आयन कॉमन है वो एडजॉर्ब होगा। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट और कोलोइडल पार्टिकल के बीच में जो आयन कॉमन है वो एडजॉर्ब होगा। कौन सा आयन कॉमन है? तो I माइनस जो है वो कॉमन है। तो I माइनस कॉमन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के आसपास, सिल्वर आयोडाइड के आसपास I माइनस जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा और ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनेगा, वो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा। दूसरे केस में जस्ट इसका रिवर्स करके देखते हैं, बराबर। इसका रिवर्स करते हैं तो देखते हैं क्या होता है रिवर्स करने पर। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड केस में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग KI टू AgNO3, इसका रिवर्स किया। अब हम KI डाल रहे हैं AgNO3 के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एक्सेस क्वांटिटी होगा वो AgNO3 का होगा। तो वापस से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन किसका हो जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, बराबर। अब यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में AgNO3 है और कोलोइडल पार्टिकल AgI है, तो इन दोनों के बीच में Ag आयन जो है वो कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सिल्वर आयोडाइड के आसपास Ag प्लस का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होगा और ये जो सोल है वो पॉजिटिव सोल बनेगा। वो क्या बनेगा? पॉजिटिव सोल। क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, बराबर। देखिए अब मैं साइमल्टेनियसली लिखूंगा। पहले केस में हम लोग FeCl3 को हॉट वाटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। FeCl3 को हॉट वाटर में ऐड कर रहे हैं। और जो दूसरा केस है उसके अंदर FeCl3 को हम लोग NaOH में ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट क्या हो रहा है? तो यहाँ पर Fe2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब समझना, वाटर में से तो किसी भी आयन का आने का चांस नहीं है, तो यहाँ से Fe+3 यहाँ पर इसके ऊपर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होता है। Fe+3 जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होता है। प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होता है, इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी Fe2O3 डॉट XH2O ही बनता है, बट यहाँ पर OH माइनस आयन इन दोनों के बीच में कॉमन होने की वजह से प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किसका हो जाता है? तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन जो है वो OH माइनस का हो जाता है। OH माइनस का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होने की वजह से जो सोल है वो कैसा बनता है? तो सोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बनता है, ठीक है। सोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड बनता है। अब होता क्या है, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज आ गया,
वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीडियम में से उसके काउंटर आयंस को एड्जॉर्ब करना चालू करता है। चलो देखते हैं कैसे, बराबर। अब हम सेकेंड रीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर। ठीक है, अब हम दूसरा रीजन देख रहे हैं, सॉरी थर्ड नंबर का रीजन देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो देखो, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं दे एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आपका सिल्वर आयोडाइड का है। तो ये सिल्वर आयोडाइड Ag+ को अगर एड्सॉर्ब कर ले तो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है सिल्वर आयोडाइड का और Ag+ का। तो आपको पता है कि जो सिल्वर आयोडाइड है उसके आसपास Ag+ जो है वो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं लिख देता हूँ सिल्वर आयोडाइड, बराबर। इसके आसपास पॉजिटिवली चार्ज सोल बना है, मतलब Ag+ का एड्सॉर्प्शन हुआ है ना। तो जो फर्स्ट लेयर आएगा ना वो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का। मैं थोड़ा सा ही पोर्शन इसका दिखा रहा हूँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम में से काउंटर आयंस को, मतलब नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब करना चालू कर देता है। इसको आयंस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, बराबर। आयंस के फॉर्म में लिख देते हैं तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है, बराबर। ये सिल्वर आयोडाइड जो है वो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। इसके आसपास Ag+ का एड्सॉर्प्शन हुआ है, Ag+। तो ये जो Ag+ है उसका एड्सॉर्प्शन होकर के प्राइमरी लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, प्राइमरी लेयर। अब इस प्राइमरी लेयर के आसपास क्या होता है, सेकेंडरी लेयर काउंटर आयंस का बन जाता है, जो I- हो सकता है। यहाँ पर I- जो है उसका सेकेंड लेयर बनता है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर ये जो है दैट इज फर्स्ट लेयर। इसका दूसरा नाम जो है वो फिक्स्ड लेयर भी है। इसका दूसरा नाम फिक्स्ड लेयर है। यहाँ पर आपके पास सेकंड लेयर आ गया। इस सेकंड लेयर का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड लेयर भी है। इस सेकंड लेयर का जो दूसरा नाम है वो डिफ्यूज्ड लेयर भी है। एक्सपेरिमेंट्स ऐसा बताते हैं कि द फर्स्ट लेयर इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जो फर्स्ट लेयर है वो स्ट्रांगली अटैच्ड होता है प्रेसिपिटेट की या कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस के साथ। और जो सेकंड लेयर होता है वो वीकली अटैच्ड होता है कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस के साथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें इतना पता चला है कि फर्स्ट लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और जो सेकंड लेयर है वो इतना ज़्यादा फोर्स के साथ अटैच नहीं होता है, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स। समझना, हियर देयर इज formation of 2 layers, formation of 2 layers containing opposite charges, containing opposite charges, जिसके अंदर opposite charges जो हैं वो होते हैं। इस चीज़ को हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला जाता है। This is known as
is known as Helmholtz electrical double layer. Helmholtz इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इस चीज को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के नाम से जाना जाता है. द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स कंटेनिंग ऑपोजिट चार्ज इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. अब समझना, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सम पोटेंशियल इज जनरेटेड. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर some potential difference is generated. Because of this double layer some potential difference is generated. Potential difference is generated. Potential डिफरेंस इज जनरेटेड. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है. इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं. इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं इसको. इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या तो इसका जो दूसरा नाम है वो है, इसको जीटा पोटेंशियल बोला जाता है, या तो फिर इसको जीटा पोटेंशियल कहा जाता है. ठीक है, या तो फिर इसको जीटा पोटेंशियल कहा जाता है. यहाँ पर जो एक साथ दो लेयर्स बन रहे हैं, उन दो लेयर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, बराबर, उसको जीटा पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं. तो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 28 को आपके लिए सुपर इजी कर दिया है. सुपर इजी. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. बराबर, तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको इतना समझना है कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर का चार्ज जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से कंफर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस. बराबर, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर का चार्ज जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से, बराबर, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज हम कंफर्म कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है. चलिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो हम फिगर की मदद से समझ लेते हैं. बराबर, तो यहाँ पर आप एक यू शेप का ट्यूब लेते हो. ठीक है, यहां पर आपने क्या किया है, एक यू शेप का ट्यूब लिया है. इस यू शेप के ट्यूब के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. बरोबर, लाइक कैथोड और एनोड ले रहे हैं. सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने कैथोड ले लिया है, यहाँ पर मैंने कैथोड ले लिया है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर मैंने एनोड ले लिया है, मतलब यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा. बराबर, कैथोड और एनोड हमने ले लिया है. कैथोड एनोड को थोड़ा सा अलग वे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये आपका कैथोड है और ये जो है वो आपका एनोड है. बराबर, ये हो गया आपका कैथोड और एनोड. अब हम बीच में रेजरवॉयर ऐड करते हैं. यहाँ पर हम रिजर्वॉयर लगा रहे हैं. बरोबर, रिजर्वॉयर का काम क्या होता है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करता है. ठीक है, ये रिजर्वॉयर है. रिजर्वॉयर कोलोइडल सॉल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करता है. लेट अस सपोज कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया हुआ है. बरोबर, अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को इस लेवल तक भरते हैं, समझिए इस लेवल तक कोलोइडल सॉल्यूशन को भरते हैं. बरोबर, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है तो क्या होगा, समझना. डिस्पर्शन मीडियम पहले लगा देते हैं.
हमने कोलोइडल पार्टिकल्स का लेयर जो है वो पहले यहाँ तक भरा हुआ है। अब अगर यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो अगर कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है जो सपोज कीजिए कि नेगेटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट होंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होता क्या है, तो हम सबसे पहले तो समझते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज जो है ना, कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज वो जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम समझते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते किसको है, तो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, बराबर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स वो किसकी तरफ जाते हैं, तो वो जाते हैं कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, तो वो एनोड की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है और एनोड जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव होते हैं, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव होते हैं। अब क्या होगा, जब कोलोइडल पार्टिकल्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बराबर, वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जाकर के इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। एक नंबर की चीज। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स का ही मूवमेंट हो रहा है, बराबर। अगर हम यहां पर बीच में कहीं पर भी मेम्ब्रेन लगा दें, मेम्ब्रेन, बराबर, तो क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, समझना, और डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो इफ द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज स्टॉप्ड with the help of some suitable membrane, only dispersion medium will move and this phenomenon is known as electrodispersion, याद रख, सॉरी, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, बराबर। और इस फिनोमिनन को हम किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, क्योंकि ये आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 में ऑस्मोसिस का फिनोमिनन पढ़ा है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो यहाँ पर इफ the movement of colloidal particle is prevented by application of some suitable membrane, such a phenomenon is known as electroosmosis. In this case only the movement of dispersion medium will occur. क्लियर हो रहा है, बराबर। तो ये हो गया बात आपका क्वेश्चन नंबर 29 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है इंफॉर्मेशन अबाउट कोएजुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, कोएजुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो देखो, किसी भी कोलोइडल पार्टिकल का जो स्टेबिलिटी होता है, किसी भी कोलोइडल पार्टिकल का स्टेबिलिटी वो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है, बरोबर। अगर हम उसके ऊपर का चार्ज रिमूव कर देंगे, बरोबर, तो क्या होगा, चलिए समझते हैं, बराबर। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ
colloidal particles is due to equal charges present on them, is due to equal charges present on them. बराबर. अगर किसी रीजन से if charge is removed by some method, अगर हम चार्ज को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स विल कम क्लोज टुगेदर, द कोलोइडल पार्टिकल्स come close to each other, वो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और अल्टीमेटली कोएजुलेट होकर के सेटल डाउन हो जाएंगे. फिर वो कोएजुलेट होंगे और अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो, अगर किसी भी रीजन से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर का चार्ज रिमूव कर दिया गया तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, कोएजुलेट हो जाएंगे और ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे. बराबर. तो दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन या सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स is known as coagulation or precipitation और flocculation. उसको हम कोएजुलेशन या तो प्रेसिपिटेशन या तो फ्लॉक्यूलेशन के नाम से जानते हैं. आइए देखते हैं कि कोएजुलेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल कौन कौन सी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. बराबर. देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कोएजुलेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स. आइए हम समझने का ट्राई करते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स का कोएजुलेशन है वो कौन कौन सी मेथड से हम कर सकते हैं. ठीक है, देखिए, वेरियस वेज फॉर कोएजुलेशन, वेरियस मेथड्स फॉर कोएजुलेशन. अब देखिए, यहां पर मैं पॉइंट्स लिखूंगा और एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा. ठीक है, जो पहला है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को जस्ट अभी हमने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. वो क्या करते हैं, मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. वो किसकी तरफ जाते हैं, तो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, वहां पर जाकर के न्यूट्रलाइज होते हैं और अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हमने अभी ही जाना था, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है. बराबर. जो दूसरा मेथड है दैट इज बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल. तो देखो, यहां पर अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ये एक दूसरे के न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. बराबर.
ये मेथड ये कंप्लीटली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है, इसीलिए इसको कभी कभी म्यूचुअल कोएजुलेशन भी बोला जाता है। इसीलिए इसको कभी कभी म्यूचुअल कोएजुलेशन भी बोला जाता है। तो जो दो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, सॉरी दो कोलोइडल सोल्स हैं, बराबर, सॉल्यूशंस हैं, उनको हम इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर रहे हैं। इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करने से क्या होगा, वो एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को कोएजुलेट करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो म्यूचुअल कोएजुलेशन भी है। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए, बराबर, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो Fe2O3 सोल जो पॉजिटिवली चार्ज है, और आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज है, उसको ले लिया जा सकता है, बराबर। यहाँ पर जो Fe2O3 सोल है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बराबर, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और आर्सेनिक सल्फाइड जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बराबर। इसके बाद जो थर्ड मेथड आता है विच इज बॉइलिंग, ठीक है। चलिए बॉइलिंग समझ लेते हैं। तो बॉइलिंग में क्या होता है, तो जब हम बॉइलिंग करते हैं तब क्या होता है, जो एड्सॉर्ब लेयर है उसका और एड्सॉर्ब्ड लेयर है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, जो चार्ज का एड्सॉर्ब्ड लेयर है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ कंटिन्यूअसली कोलिजन एक्सपीरियंस करता है। अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो जो एड्सॉर्ब्ड लेयर है वो क्या करता है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ कंटिन्यूअसली कोलिजन एक्सपीरियंस करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज है, चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर का, वो चार्ज रिड्यूस होता है, और एक बार चार्ज रिड्यूस हो जाए फिर वो एक लास्ट में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। एक बार इनके ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, फिर वो ग्रेविटी की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बराबर। उसके बाद द फोर्थ मेथड इज परसिस्टेंट डायलिसिस, ठीक है। जो चौथा मेथड है न्यूट्रलाइज करने का कोलोइडल पार्टिकल्स को या कोएजुलेट करने का, वो है परसिस्टेंट डायलिसिस, चौथा मेथड। persistent डायलिसिस, persistent डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, तो डायलिसिस में ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो होता है उसको भी हम डायलिसिस करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आर रिमूव, आपको पता है कि डायलिसिस क्या होता है, हमने इसको पहले देखा हुआ है। तो जब हम ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को भी रिमूव कर देते हैं तब क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स अनस्टेबल बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से स्टेबल होते हैं। तो ट्रेस अमाउंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर का इलेक्ट्रोलाइट भी रिमूव कर दिया जाए तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो जाने के बाद क्या होते हैं, दे अल्टीमेटली कोएजुलेट एंड सेटल डाउन, कोएजुलेट एंड सेटल डाउन, वो अल्टीमेटली कोएजुलेट हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका बाय एडिशन, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। जो फिफ्थ मेथड है विच इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फिफ्थ मेथड इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आइए देखते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है। तो अगर हम चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो क्या होगा, उनका कोएजुलेशन हो जाएगा। उनका कोएजुलेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली स्टेबल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं। जो फिफ्थ मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो, जब हम एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तब कोलोइडल पार्टिकल्स
कोलोइडल पार्टिकल्स एडजॉर्ब oppositely charged ions, oppositely charged ions। तब कोलोइडल पार्टिकल्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, वो कोएजुलेट हो जाते हैं, कोएजुलेट होते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेता हूं, बराबर। सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास Ag प्लस था, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज सोल था। इसके अंदर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl ऐड कर रहे हो, NaCl। तो NaCl में से आपको दो चीजें मिलने वाली है, Na प्लस Cl माइनस। ये क्या करेगा, ये Cl माइनस जो है वो इस Ag प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा और अल्टीमेटली सिल्वर आयोडाइड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का चार्ज कल चला गया, अनस्टेबल हो गए और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर जो आयन इसके कोएजुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बराबर, जो आयन इसके कोएजुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कोएजुलेटिंग आयन बोला जाता है। Here the ion responsible for coagulation is known as coagulating ion। इसको हम कोएजुलेटिंग आयन के नाम से जानते हैं। जो आयन कोएजुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कोएजुलेटिंग आयन बोलते हैं या प्रेसिपिटेटिंग आयन बोलते हैं, बराबर। जो कोएजुलेशन आयन है उसका कोएजुलेटिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जो कोएजुलेटिंग आयन है इसका कोएजुलेशन पावर, जो कोएजुलेशन पावर है वो कोएजुलेशन पावर इसकी वैलेंसी के ऊपर, कैटायन या तो एनायन की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैटायन या तो एनायन की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हायर द वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन, मोर इज द कोएजुलेशन पावर। चलो इस चीज को एग्जांपल की मदद से समझने का ट्राई करते हैं कि कोएजुलेटिंग पावर जो है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कोएजुलेशन करने का जो टेंडेंसी है, पावर है, दैट इज बेस्ड अपॉन द वैलेंसी ऑफ द नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। सपोज के हमको इसको हार्डी-शूल्स रूल बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको हार्डी-शूल्स रूल बोला जाता है, इसको हार्डी-शूल्स रूल बोल लेते हैं। तो हार्डी-शूल्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूल्स रूल, द कोएजुलेटिंग पावर is directly proportional to valency of cation or anion, valency of cation और anion। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि coagulating power for coagulation of oppositely charged soul is proportional to valency of cation or anion। higher the valency, higher will be the coagulating power। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज कि आपको नेगेटिव सोल को कोएजुलेट करना है, बराबर। तो फॉर कोएजुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, द कोएजुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज मैक्सिमम, देन BaCl2, देन NaCl। मतलब जो कोएजुलेटिंग आयन है वो कौन है? तो कोएजुलेटिंग पावर ऑफ Al+3 इज ग्रेटर देन Ba+2 इज ग्रेटर देन Na+। तो इसका मतलब कि जितना चार्ज कोएजुलेटिंग आयन के ऊपर ज्यादा होगा उतना उसका कोएजुलेशन पावर भी ज्यादा होगा। अगर हम इसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए देखें, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल का कोएजुलेटिंग पावर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज सोल का कोएजुलेशन के लिए FeCN6-4 इज मैक्सिमम, देन आपका आएगा PO4-3
देन आपका आएगा SO4-2 और देन आपका आएगा Cl-। पॉजिटिवली चार्ज के लिए -4 वाला फेरोसाइनेट आयन इज मैक्सिमम, देन देर इज फॉस्फेट, देन देर इज सल्फेट एंड देन देर इज क्लोराइड आयन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका द लास्ट मेथड फॉर कोएजुलेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स विच इज नोन एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हमने हार्डी-शुल्ट्ज रूल भी पढ़ लिया कि कोएजुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट increases with increase in the valency of cation और anion। तो नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए Al+3 जो है वो उसका कोएजुलेशन पावर मैक्सिमम है, Na+ का मिनिमम है। पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए फेरोसाइनाइड आयन का मैक्सिमम है, Cl- आयन का मिनिमम है। क्लियर हुआ? अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्लेन अबाउट कोएजुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। बच्चों देखो, ये जो भी हमने मेथड्स पढ़ी पांचों की पांचों, वो सिर्फ और सिर्फ लायोफोबिक सोल के लिए थी, बराबर। लायोफिलिक सोल के लिए जो कोएजुलेशन का मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। लायोफिलिक सोल के लिए जो कोएजुलेशन का मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। चलिए देखते हैं क्यों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएजुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 31, बराबर। एक्सप्लेन कोएजुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। एक्सप्लेन कोएजुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। लायोफिलिक सोल का कोएजुलेशन जो है उसको एक्सप्रेस करो। तो देखो, लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, उसके ऊपर चार्ज तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ में उसके ऊपर सॉल्वेशन भी हुआ है। सॉल्वेशन मतलब कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर सॉल्वेंट का भी लेयर बना हुआ है, बराबर। तो इसको कोएजुलेट करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि क्या स्पेशल मेथड्स हैं। तो देखो, लायोफिलिक सोल्स आर more stable than लायोफोबिक सोल। वो लायोफोबिक सोल की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन लेयर। अब समझना ये सॉल्वेशन लेयर क्या होता है, बरोबर। सपोज कि आपका यहां पर कोलोइडल पार्टिकल है, बरोबर। यहां पर आपका कोलोइडल पार्टिकल है सेंटर में। तो जो लायोफिलिक है ना उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बराबर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये कोलोइडल पार्टिकल जो है वो लायोफिलिक होने की वजह से इसको सॉल्वेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये फर्स्ट लेयर चार्ज का हो गया। अब जो दूसरा लेयर बनेगा वो किसका बनेगा, तो वो जो है वो आपका सॉल्वेंट का बनेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये लायोफिलिक है, इसको क्या होता है, सॉल्वेंट के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो एक बार कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर इसके आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसका कोएजुलेशन करना है तो आपको दो चीजें रिमूव करनी पड़ेगी। कोएजुलेशन कैसे किया जा सकता है, दो चीजों को रिमूव करके। पहला, बाय रिमूवल ऑफ दिस सॉल्वेंट लेयर एंड सेकेंड बाय रिमूवल ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो लायोफोबिक सोल्स का जो लायोफोबिक सोल्स हैं, लायोफोबिक सोल कैन बी coagulated by two things. The first is
एडिशन ऑफ suitable solvent and second is addition of electrolyte. तो suitable solvent क्या करेगा, इस सॉल्वेंट के लेयर को रिमूव कर देगा. इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देगा. चलो समझते हैं, बराबर. उसके ऊपर का जो चार्ज है उसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है. अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पर लायोफिलिक आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर लायोफिलिक आएगा, हाँ लायोफोबिक नहीं. चलिए बढ़ते हैं आगे. लायोफिलिक जो है उसके कोएजुलेशन के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी. पहला है सूटेबल सॉल्वेंट. तो सूटेबल सॉल्वेंट क्या करेगा, तो सूटेबल सॉल्वेंट जैसे कि सूटेबल सॉल्वेंट like alcohol and acetone removes the water layer which is solvent layer over here, which is solvent layer in this case. तो यहां पर क्या करेगा, सूटेबल सॉल्वेंट है जो अल्कोहल और एसीटोन, वो क्या करेगा, आपके वाटर के लेयर को रिमूव कर देगा. क्यों, क्योंकि अल्कोहल और एसीटोन की प्रॉपर्टी होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर क्या करोगे आप, देन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड. ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा. तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट का लेयर ले लेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चार्ज पार्टिकल का लेयर ले लेगा, और उसके बाद कोलोइडल पार्टिकल जो है वो स्टेबिलाइज हो जाए, सॉरी न्यूट्रलाइज होकर के स्टेबिलाइज हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे. समझ में आ रहा है. अब एक यूनिक चीज को पढ़ते हैं विच इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स. तो देखो अब हम अभी तक समझ चुके हैं कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो लायोफोबिक सोल्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं. क्यों, क्योंकि लायोफिलिक सोल के अंदर सॉल्वेशन होता है. अब इस यूनिक प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. कैसे, जब हम लायोफिलिक सोल को लायोफोबिक के अंदर ऐड करते हैं ना, तो लायोफिलिक लायोफोबिक के आसपास लेयर बना के उसको प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स से. इस प्रोसेस को प्रोटेक्टिव कोलोइड्स बोला जाता है या प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स बोला जाता है. आइए समझते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी क्वेश्चन के अंदर है, विच इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स. प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स. तो देखो अभी तक हमने पढ़ लिया कि लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक. लायोफिलिक सोल इज मोर stable than लायोफोबिक सोल. लायोफोबिक सोल की कंपैरिजन में जो लायोफिलिक सोल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बराबर. क्यों, क्योंकि लायोफिलिक सोल के अंदर देयर इज एक्सेस ऑफ सॉल्वेशन. ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेशन, सॉल्वेंट का लेयर होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, बराबर. अब जो लायोफिलिक सोल होते हैं ना, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. लायोफिलिक सोल के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है, तो जब हम लायोफिलिक सोल को, जब लायोफिलिक सोल को लायोफोबिक के अंदर ऐड किया जाता है, जब लायोफिलिक को लायोफोबिक सोल के अंदर ऐड किया जाता है, लायोफिलिक को लायोफोबिक के अंदर ऐड किया जाता है, तब क्या होता है, लायोफिलिक फॉर्म्स द लेयर, लायोफिलिक फॉर्म्स द फिल्म ओवर लायोफोबिक. ये लायोफोबिक के ऊपर एक पतली फिल्म बना देती है.
पतली फिल्म बना देती है तो क्या होता है, दिस प्रोटेक्ट्स लायोफोबिक फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ये लायोफोबिक को इलेक्ट्रोलाइट्स से प्रोटेक्ट करती है। इस चीज को प्रोटेक्टिंग एक्शन बोला जाता है, इस चीज को प्रोटेक्टिंग एक्शन बोला जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एक्शन बोला जाता है। और ऐसे कोलोइड्स को प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स बोले जाते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स बोले जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कोलोइड्स या तो प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट इमल्शन, जो है इंफॉर्मेशन अबाउट इमल्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ समझते हैं, विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट इमल्शन। बराबर, क्वेश्चन नंबर 32 हमें समझना है कि इमल्शन क्या होता है। तो देखिए, इमल्शन जो है वो ऐसा कोलोइडल सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स हैं, बराबर, समझना। ये ऐसा लिक्विड सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स हैं, ठीक है। अब इमल्शन बनता कब है, तो जब टू इमिसिबल लिक्विड्स को, जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है, आर मिक्स्ड, जब इनको मिक्स्ड किया जाता है तब कोअर्स डिस्पर्शन मिलता है। कोअर्स मतलब रफ डिस्पर्शन मिलता है एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर, इसको इमल्शन बोला जाता है। इमल्शन, जब दो इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तब रफ डिस्पर्शन मिलता है एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर, और इसको इमल्शन बोला जाता है। जनरली इमल्शंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, बराबर, इमल्शंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, इमल्शन के जो है वो दो टाइप होते हैं। पहला जो इमल्शन है उसको हम बोलते हैं OW टाइप, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप, इसको हम बोलते हैं OW टाइप, ठीक है। दूसरा है वाटर इन ऑयल, तो इसको हम बोलते हैं WO टाइप, ठीक है, WO टाइप इमल्शन। पहला जो इमल्शन है ना, उसके अंदर ऑयल इज डिस्पर्शन फेस और वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। चलो समझते हैं। जो फर्स्ट है उसके अंदर ऑयल इज इक्वल टू डिस्पर्शन फेस, ऑयल जो है वो डिस्पर्शन फेस है, और जो वाटर है दैट इज इक्वल टू डिस्पर्शन मीडियम, वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस इमल्शन का जो एग्जाम्पल है वो मिल्क हो सकता है। इस एग्जाम्पल का जो इस इमल्शन का जो एग्जाम्पल है वो मिल्क हो सकता है, या तो वैनिशिंग क्रीम भी हो सकती है, ठीक है, या तो फिर वैनिशिंग क्रीम भी हो सकती है। जो दूसरे टाइप का इमल्शन है, दूसरे टाइप का, उसके अंदर जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, और जो ऑयल है दैट इज इक्वल टू डिस्पर्शन फेस, डिस्पर्शन फेस। यहाँ पर ऑयल जो है वो डिस्पर्शन फेस है। इसका जो एग्जाम्पल है वो बटर है, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल जो है वो बटर है, इसको आपको याद करना है, बराबर। अब समझ लेना, बराबर, दोनों ही टाइप के जो इमल्शंस हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बराबर। दोनों ही टाइप के जो इमल्शंस हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इमल्शंस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, अपॉन स्टैंडिंग दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स। अपॉन स्टैंडिंग दे फॉर्म्स टू लेयर्स। वो क्या कर देते हैं, दो लेयर्स बना देते हैं, बराबर। अगर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो उनको क्या करते हैं, टू लेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं, बराबर। इसको स्टेबिलाइज करने के लिए, इसको हम स्टेबिलाइज करने के लिए कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, कोई थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं। इस थर्ड कंपोनेंट को हम इमल्सिफायर या तो इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं इसको। इमल्सिफायर या तो इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये जो है वो इंट्राफेशियल फिल्म बनाता है, इंट्राफेशियल फिल्म बनाता है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिक्स नहीं हो रहे थे ना, तो ये इस तरीके का फिल्म बना देगा। इस फिल्म के साथ ऑयल भी जुड़ा रहेगा और इस बाजू वाटर भी जुड़ा रहेगा। पहले ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन बीच में इमल्सिफायर आ गया तो ये इस ऑयल को इस बाजू से जोड़ के रखेगा, वाटर को इस बाजू से जोड़ के रखेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लो OW के लिए और WO के लिए इमल्सिफायर्स का, बराबर। तो OW टाइप के इमल्शंस के लिए, ठीक है, OW टाइप के इमल्शंस के लिए प्रोटीन गम हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन्स और गम्स जो है ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑयल एंड वाटर टाइप के इमल्शंस के लिए प्रोटीन्स या तो गम्स जो है या फिर सोप भी हो सकता है, बरोबर। सोप ये इमल्सिफायर का काम करता है। और वाटर इन ऑयल के लिए हैवी मेटल्स हो सकते हैं, यहां पर हैवी मेटल्स हो सकते हैं, या तो फिर लैंप ब्लैक हो सकता है। लैंप ब्लैक मतलब मैश, ठीक है, दिया जलने पे जो ब्लैक सब्सटेंस मिलता है वो। तो इन दोनों को स्टेबिलाइज करने के लिए आप इस तरीके के सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस चैप्टर का कुछ लास्ट टॉपिक बाकी रहता है, बराबर, कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड also subscribe the Aradhya Classes channel and do comment there. That will really motivate us to do even the better things. Thank you. Bye bye. હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી હેલારો અફરાતફરી ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.